जी बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। ठीक है, क्वारंटाइन चल रहा है, सब जने घर पे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। मैं बच्चों तुम्हारे सामने कुछ बात करना चाहता हूँ आज, ये कि आज अपना जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि फिजिक्स स्टार्ट जब अपन ने करी थी 11th क्लास और 12th क्लास के बेसिक मैथमेटिक्स के अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट करे थे, आई होप कि आपने वो सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए होंगे। उन लेक्चर में मैंने एक बहुत अच्छी खास बात ये कही थी कि बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट तुम्हें आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि फिजिक्स के दो आधार है। एक है बच्चों कंसेप्ट, है ना, मैंने उसमें भी मेंशन कर रखा है, और जिसने नहीं देखा उसके लिए बता देता हूं कि मैंने एक आधार ये रख रखा है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए बेसिक जो आना चाहिए वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट्स के बाद उन्हीं कंसेप्ट्स पर तुम्हारे से क्या सॉल्व होने चाहिए बच्चों? न्यूमेरिकल्स। क्या तुम उन कंसेप्ट को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो? क्या ये तुम्हारी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हरी बात सुन। अब जब मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता हूं तो वहां बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो उसके मैंने कम से कम 5-6 लेक्चर डाल रखे बच्चों ना। तो आई होप कि आपने वो लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल मेक श्योर कि वो लेक्चर तुम पहले जाके अच्छे से उनको पढ़ लो। हरी बात समझ में? और एक एक क्वालिटी, एक एक डाउट जो भी तुम्हारे अंदर है वो सारा क्लियर कर लो, क्योंकि उन 6 लेक्चर में मैंने सब कुछ कवर कर रखा अधिकतर। अरे बात जो मैंने कवर नहीं कर रखा है वो मैं लेक्चर वाइज लेक्चर, अगर वो टॉपिक आता है तो मैं डिस्कस करूंगा और उसके बारे में समझाऊंगा, फिर उनके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का आधार होता है कोई ना कोई, और वो आधार बेसिक मैथ्स पे डिपेंड्स होता है। अब इसी प्रकार अब 12th क्लास के ये जो चैप्टर चल रहा है अपना, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन ने 2 मेजर टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की क्वालिटीज पढ़ ली, प्रॉपर्टीज पढ़ ली। चार्ज के बाद अपन चले थे कूलम्ब्स की थ्योरी पर। कूलम्ब्स ने क्या क्या इजाद किया, कूलम्ब्स ने क्या क्या अपनी थ्योरी दी, और कूलम्ब्स ने कौन कौन से चार्ज को लेके फॉर्मूले जनरेट किए, है ना। तो कूलम्ब के लिए फाइनली ये फॉर्मूला निकाला था कूलम्ब फोर्स, और वो किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों? F = Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पर क्या आया था बच्चों? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी। क्या बात सही है क्या? इसी के ऊपर चर्चा करी थी अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। हालांकि पहले लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल बताया, वो सारे न्यूमेरिकल थोड़े सिंपल टाइप के थे। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आए होंगे क्योंकि इंग्लिश में भी डाल रखे हैं मैंने, हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, कोई बात नहीं। ये जो लेक्चर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समझ में सारा है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 11th क्लास में जब तुम पढ़ते थे तो वहां सारी चीजें दिखती थी, लेकिन यहाँ पर चीजें दिखेगी नहीं। अजम्पशन लेने पड़ेंगे, हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, हमें चीजें दिखेगी नहीं। चार्ज का भी दिखता नहीं, इलेक्ट्रॉन का भी दिखता नहीं, लेकिन फिर भी उन्हीं की बात चल रही है। इसका मतलब थोड़ा सा तो बच्चों परेशानी आनी होगी कि हम कैसे पढ़े, हमें समझ में नहीं आ रहा, कहीं कहीं पर कुछ डाउट्स बहुत सारे उठ जाते हैं, अब कैसे समझे। अब मैं सामने हूं नहीं, मुझसे डाउट पूछ नहीं सकते हो, तो बच्चों मैंने कमेंट सेक्शन दे रखा है कि आप उसके अंदर लिख सकते हो कि सर ये चीज इस पॉइंट पर इस टाइम पर ये चीज समझ में नहीं आई, क्या वापस रिपीट कर सकते हो क्या? तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि लेक्चर पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लेक्चर पूरा नहीं पढ़ोगे फिर तो कैसे समझ में आएगा कि हाँ हम 12th क्लास की फिजिक्स को डील कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेक श्योर कि तू वो जो लेक्चर है दोनों, वो बेसिक्स थे, वो कंसेप्ट्स थे, उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि आज अपना जो लेक्चर रहेगा वो किसके आधार पर रहेगा बच्चों? उन्हीं के कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि फिजिक्स के अंदर 2 पोर्शन, कंसेप्ट्स फिर न्यूमेरिकल। तो कंसेप्ट्स वाले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, अब उन्हीं कंसेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल अपन लेंगे आज, बहुत अच्छे टाइप के। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ना किस किस टाइप के न्यूमेरिकल हमें आज परेशान करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स फोर्स, मतलब कूलम्ब बल। अब कूलम्ब फोर्स जो था उसको फॉर्मूला डिपेंड किस किस पे करता था, है ना। तो उसमें जो मैग्नीट्यूड होता था ना फोर्स का जो टोटल मैग्नीट्यूड होता था वो क्या होता था? Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनलिटी होता था। अब ऐसा क्यों, जरा समझना। मैंने तुम्हें बताया था कि कूलम्ब फोर्स क्या होता है? 2 अलग अलग चार्ज के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस फोर्स को, दोनों अलग अलग चार्ज के बीच में होने वाले जो नहीं दिखते हैं ऐसे फोर्स, जो एक दूसरे को या तो दूर फेंकेंगे या एक दूसरे के पास आएंगे, या तो प्यार होगा या दुश्मनी होगी। और वो फोर्स डिपेंड किस पर करता है कि ये Q1 और ये जो Q2 चार्ज है इनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? क्या बात समझ में आई क्या?
मैग्नीट्यूड समझते हो? मैग्नीट्यूड का मतलब चार्ज में मापांक कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है। जैसे कि अगर ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा फोर्स जनरेट होगा दोनों के बीच में, और कम चार्ज होता तो कम होगा। इसका मतलब ज्यादा चार्ज के लिए फोर्स भी ज्यादा मिलने वाला है, तो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इक्वल या प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा प्यार, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा नफरत भी हो सकती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्जन फोर्स दोनों काम करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या कि यहाँ पर फोर्स जो होगा या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दो चार्ज के बीच में, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उन दोनों चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता, सॉरी ना, अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इसी टाइप से अब मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के स्क्वायर के। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज भले कितना भी ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा दूर चले जाए, चार्ज कितना भी ज्यादा हो जाए, चाहे वो 100 कूलम क्यों ना हो जाए, अगर वो 100 कूलम में ऑस्ट्रेलिया में जाके पटक दूं तो यहाँ पर जो चार्ज मौजूद था वो ऑस्ट्रेलिया में पड़े चार्ज के साथ क्या किसी प्रकार का फोर्स फील कर सकता है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब डिस्टेंस के तो क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, याद रखना। इसलिए इससे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये न्यूटन का नियम है बच्चों, न्यूटन का लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि दूरी जितनी ज्यादा होगी तो दोनों के बीच में फोर्स भी क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इसका मतलब कूलम फोर्स जो था वो फाइनली क्या मिला था? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुमको? अरे हाँ या ना बच्चों? ठीक है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। चलो इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों क्या क्या है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है बड़ा सिंपल सा, कि मेरे पास दो मिनिमम चार्ज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों? 2 मिनिमम चार्ज और अपार्ट फ्रॉम, या लिख देंगे अपार्ट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या है कि दो अलग अलग चार्ज दे रखे हैं, सॉरी 2 मिनिमम चार्ज। अब अलग अलग नहीं है, दो मिनिमम है। मिनिमम मतलब क्या है? कम से कम चार्ज। और मिनिमम चार्ज से जब भी बोल दिया जाए तो बच्चों किसकी बात करोगे तुम? इलेक्ट्रॉन की। और दोनों मिनिमम चार्ज बोले ना, इसका मतलब दोनों क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। और ऐसा बोल रखा है कि अपार्ट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी दे रखी है बच्चों? 1 मीटर की। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या अब अपन को क्या करना है कि फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। मतलब इन दोनों कम से कम आवेशों के मध्य कम से कम बल बताओ जो कि एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित हो। क्वेश्चन देखो कैसा है बच्चों, घुमाया हुआ है। ये AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बड़ा सिंपल है। कि यहाँ पर ऐसा बोल रखा है, कुछ नहीं बोल रखा है कि कब कितना इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्या पूछा, कुछ नहीं। सिर्फ बोल रखा है कि 2 मिनिमम चार्ज, मतलब दो कम से कम आवेश लेना हो। कम से कम आवेश या मिनिमम चार्ज की बात करेंगे तो किसकी बात कर रखा होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से और मिनिमम चार्ज है नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या फिर अपन को बोल रखा है कि दोनों के बीच में रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा मिनिमम, जब ये दोनों 1 मीटर दूरी पर हो। चलो निकालते हैं दोनों के बीच में रिक्वायर्ड फोर्स। F बराबर क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों? KE का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या अगर ऑप्शन में ये दिख जाए तो ठीक है। अच्छा मान लो ये नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वहां K की वैल्यू रखनी पड़ेगी। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता होना चाहिए और K की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ये पहले पर पढ़ चुके हैं, ये इसको बताने की जरूरत है बच्चों। अगर नहीं पता तो ये इससे पहले वाला जो लेक्चर है दोनों, वो दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे शुरू से लेकर एंड तक। एक एक क्वालिटी को देखना पड़ेगा कि क्या चीज छूट रही है हमसे, तभी पूरा लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, सब चीज ऊपर से जाएगी। ये मैंने स्पेशल लेक्चर बनाया है, इसमें मेडिकल के मैंने एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी पुटअप किए हैं, और IIT में जो क्वेश्चन आए वो भी पुटअप किए हैं। ठीक है, मैं बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस किस लेवल के हैं। ठीक है बच्चों, ये उतार लो। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने क्या कर दिया कि यहां पर ये 1 मीटर की जगह कितना आ गया बच्चों? 2 मीटर दूरी पर है, मतलब दोनों चार्ज मिनिमम है अभी भी। और दोनों बीच की दूरी कितनी देर की? 2 मीटर है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बिटवीन टू दीस चार्ज, दोनों आवेशों के बीच में
न्यूनतम फोर्स निकालना अपन को है ना कि कूलम्ब बल कितना लगेगा कम से कम, तो फोर्स का फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K की वैल्यू K, Q1 की वैल्यू E और Q2 की वैल्यू भी E अपॉन R स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों K E स्क्वायर बाय 4। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? फोर्स है तो सबके पीछे बच्चों न्यूटन जरूर लगाना, अरे हाँ कि ना। अच्छा, क्वेश्चंस अपने अपने स्तर पे उतारोगे बच्चों तुम, है ना। कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टू मिनिमम चार्ज अपार्ट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दो कम से कम आवेश जिनके मध्य की दूरी कितनी बच्चों 1 मीटर है, तथा इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कम से कम कूलम्ब बल का मान ज्ञात कीजिए, और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कम से कम कूलम्ब बल का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दोनों कम से कम आवेश 2 मीटर दूरी पर स्थित हो परस्पर। हरी बात समझ में? उतारो। देखो बच्चों, अब मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं वो है वेक्टर्स प्रॉब्लम्स पे। और वेक्टर प्रॉब्लम्स क्या हो गए ना, तो इसके लिए हमें वेक्टर्स आने चाहिए ना। अब वेक्टर्स आने चाहिए तो पहले वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, मतलब अपन जो क्वेश्चन लेंगे वो सदिश के आधार पर लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर अपन को पता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, प्लस किसकी बात की जाए बच्चों, डायरेक्शन की भी बात की जाए, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात हो, मतलब परिमाण तो हो ही हो और उसके साथ साथ किसकी बात हो जाए बच्चों, दिशा की। और ये पूरी क्वांटिटी क्या कहलाती है बच्चों, सदिश। सदिश मतलब इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन, वेक्टर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? सदिश राशि है क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ना, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इसे वेक्टर से, या बोल दो ए बी। आगे बात समझ में? इसी प्रकार हमें कुछ वेक्टर एडिशन फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, तो वेक्टर एडिशन। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, दो वेक्टर लगा रखे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तुम चाहो तो ये ए बी वेक्टर जो है ना, ये मैंने इसके लिए बनाया बच्चों ना, कि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और बी पॉइंट पर एरो दूसरा, तो ये ए बी वेक्टर है। कभी कभी तुम इसको ए वेक्टर भी बोल सकते हो ऐसे स्मॉल से, ठीक है। इधर आओ, दो वेक्टर है, दोनों क्या है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर वो ये आएगा, आर बराबर ए प्लस बी। इससे क्या कहेंगे बच्चों, ट्रायंगुलर रूल, ठीक है। इसी प्रकार अगर दो पैरेललोग्राम के अंदर आ जाए, मतलब इसे कहेंगे दोनों लगातार चले, कंटिन्यूअस चल रहे, लेकिन एक लगातार नहीं चल रहे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसे बोलते हैं बच्चों को इनिशियल, मतलब सह प्रारंभिक। ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सह प्रारंभिक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से जाएगा बच्चों, यहां से जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, देखते जरा। मैं यहाँ पर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा क्या बच्चों, समानांतर रेखा। ये क्या है बच्चों, बी है तो ये भी क्या जाएगा, बी, ये भी समांतर रेखा। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लगातार हो गए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। क्या यही वाला फॉर्मूला लगा देगा इसमें मैंने, इसका मतलब पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज के अंदर भी यही नियम लगने वाला है। फिर आता बच्चों बहुभुज। बहुभुज के लिए क्या होगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल दे रखे होंगे, सॉरी वेक्टर्स दे रखे होंगे, तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, तो इन दोनों को लगातार को क्या बोल सकता हूं मैं, ए प्लस बी, ये हट जाएगा पूरा। फिर ये अगर सी था तो इन दोनों का लगातार क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर ये पूरा आ गया क्योंकि ये सब इंक्लूड हो चुका है। फिर ये अगर डी होता तो इन सबका लगातार क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसी प्रकार अगर ये ई होता तो फाइनल फिर एफ, लास्ट में मुझे पता चलेगा कि सबका सम होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। क्या मेरी बात समझ में आई? यही क्या कहलाएगा बच्चों, रिजल्टेंट। मतलब जितने ज्यादा वेक्टर हो जाएंगे उतने रिजल्टेंट जुड़ते जाएंगे कंटिन्यूअस वेक्टर के लिए। तो अगर मैं 5 की बात करूंगा ऐसे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये क्या कहलाएगा इसका रिजल्टेंट। क्योंकि यहां से स्टार्ट करके यहां 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 आए, तो भैया अपन घूम के क्यों आए, अपन डायरेक्ट भी तो जा सकते थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकला, तुम कितना भी कुछ कर लो लास्ट में रिजल्ट जरूर मिलता है। वो रिजल्ट क्या है, ये, क्योंकि यहां से डायरेक्ट जाने का पोजीशन ये थी, लेकिन घूम के गया अपन, ऐसे ये वेक्टर एडिशन कहलाता है। अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज पता चलेगी कि आर जो मिला है वो वेक्टर फॉर्म में ही मिला है, लेकिन हमें जो अब जो न्यूमेरिकल यूज करेंगे उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला, वो जरा देखना बच्चों। देखो मैं जो बताने वाला हूं ना, वो टॉपिक है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब सदिशों के या फिर सदिश के, क्या बात कर लो बच्चों, घटक। ये अपनी हेडिंग है, सदिश के घटक क्या कहलाएंगे। तो चलो देखना, अगर मैं ये लिखता हूं तो इसे अपन बोलेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब ए सदिश। और अगर मैं केवल ये लिखता हूं तो इसे अपन बोलेंगे ए का मापांक।
या फिर क्या बोलोगे इसको, परिमाण, या फिर क्या बोलोगे इसको बच्चों, मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, कभी कभी तुम इसको ऐसा भी लिखते हो बिना वेक्टर के या बिना मैग्नीट्यूड, बिना मॉडुलस लगा के। ठीक है, इसी प्रकार अगर तुम एक कैप लगा देते हो तो इसे बोलोगे बच्चों इकाई सदिश। क्या बोलोगे बच्चों, इकाई सदिश मतलब, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, एकांक सदिश, या फिर इसको बोलोगे आइडेंटिटी वेक्टर, या फिर इसको क्या बोलोगे बच्चों, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है एक है, वो क्या होता है बच्चों, ए का वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। कभी कभी क्या लिखते हो, ए का वेक्टर अपॉन ए। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, मेरे को जो टॉपिक स्टार्ट करना वो क्या है, सदिशों के घटक। अब सदिशों के घटक से हम क्या समझते हैं, देखना जरा, कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और यहां पर मैंने एक वेक्टर लिया है बच्चों आर, अपने हिसाब से ना, आर वेक्टर स्मॉल है, ये मान लो कि एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रहा बच्चों, थीटा कोण बना रहा। तो घटक का मतलब होता क्या है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब ये हो गया कि सोचो जरा कि अगर यहां पर एक मैं कुर्सी रख देता, क्या रख देता बच्चों, एक कुर्सी रख देता, तो कुर्सी को मैं ऐसे नहीं खींच रहा हूं, ना कि मैं ऐसे खींच रहा हूं, मैं खींच किस रहा हूं ऐसे। तो जब मैं कुर्सी को ऐसे खींच रहा हूं, तुम खुद देखो तो कुर्सी कहां जाएगी तुम्हारे हिसाब से, सोचो जरा। खींच रहा हूं तो अगर मैं, और अगर धकेल रहा हूं तो कहां जाएगी, क्योंकि अपन को पता होना चाहिए कि खींचने पे क्या हो रहा है और धकेलने पे क्या हो रहा है ना। तो जब मैं कुर्सी को खींचता हूं इस टाइप से, देख रहा बच्चों, ये कुर्सी को खींचा जा रहा है यहाँ पे कोई बल लगा के, तो इसका मतलब कुर्सी ऐसे थोड़ी कि इधर जाने वाली, क्योंकि अपन जब वस्तु को खींचते तो कैसे खींचते, ऐसे उठा के खींचते। ये मैंने बॉडी पकड़ी और इसको मैं ऐसे इधर भी खींच सकता हूँ इस टाइप से, और मैं इसको उठाने के लिए ऊपर करूंगा, लेकिन मैं इसको खसकाना चाहता हूं, तो कभी कभी तुम क्या करते हो, इस टाइप से खींचते हो, तो बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी हवा में उड़ जाती है और आसानी से आगे चलने आ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स तो तुम इधर लगा रहे हो, लेकिन वास्तव में बॉडी कहां जा रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब कुछ तुमने ऊपर उठाया और बॉडी आगे लिफ्ट हो चुकी है, थोड़ा ऊपर लिफ्ट करो और आगे बॉडी मूव हो चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो फोर्स जो है वो तो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ चुका है बच्चों। ये जो फोर्स जो है वो दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ चुका है। अच्छा, मैं जरा और चीज बताना चाहूंगा तुम्हें, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो जब ये इसको खींच रहा था, तो अगर ये चाहता तो सीधा भी खींच सकता था, लेकिन ये ऊपर से भी खींच रहा है ना ऐसे कंधे से, तो जब ये ऊपर खींच रहा है तो बॉडी का मूव कर रही है आगे की तरफ, जबकि फोर्स कहां लगा रहा बच्चों, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट क्या होता है, जहां एंगल बनता है ना उसे बोलेंगे बच्चों cos थीटा, और जहां नहीं बनता उसे क्या बोलेंगे बच्चों, r sin थीटा। ये प्रॉपर कंपोनेंट्स कहलाते हैं इसके ना। मतलब तुम चाहो तो इसी को, ये जो r था, तो जहां x, जहां एंगल बन रहा था उसे बोला था तुमने cos थीटा, जहां नहीं बन रहा था वहां क्या बोला था बच्चों, sin थीटा। वास्तव में पता क्या हुआ कि ये जो r था, ये यहाँ थीटा बना रहा, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा। तो तुम इसको भी बोलो r cos थीटा, इसको भी बोलो r cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि जहां एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा आएगा ना। दिख रहा है यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, r cos थीटा, तो r cos थीटा को 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो क्या बचा r sin थीटा। अब ये तो मैंने क्या रटने के हिसाब से बताया है ना, तो तुम इसको कैसे समझ सकते हो, ये उतार लेना बच्चों। मैं समझाता हूं कि अगर ऐसा कभी हो, जैसे ये ट्रायंगल वैसे ही बनाऊं मैं मिरर वाला, ये थीटा है, ये r है, तो ये क्या बना बच्चों, ये बेस बना और ये क्या बना बच्चों, परपेंडिकुलर। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके साइन का और कोस का फॉर्मूला लगाओगे, तो वहां पर तुम्हें क्या बेस मिलेगा और परपेंडिकुलर मिलेगा। यही फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने यहाँ डायरेक्ट बताया बच्चों। तो कंपोनेंट करने का तरीका समझ में आएगा कि यहाँ पर जहां एंगल बनेगा वहां cos थीटा, r cos थीटा, और जहां नहीं बनेगा वहां r sin थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके देख लेना बच्चों अच्छे से। ये r है, ये थीटा है, मान लेते हैं कि ये x है, और ये क्या है बच्चों, y। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यूज करो, या फिर तुम यूज करो बच्चों लाल कक्का। तो अगर मैं sin थीटा लिखता हूं तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब, लंब कितना y, और बटे में क्या आता है बच्चों, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, मतलब क्या आएगा r, तो y का मान क्या है r sin थीटा। इसी प्रकार cos थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, बेस मतलब x, हरा बच्चा आधार, और कर्ण कितना r, ये
तो x का मान है r cos थीटा। तो पता चल गया जो एंगल बनता हुआ cos थीटा यानी बनता हुआ sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में है क्या? ठीक है, और देखो जरा, जैसे मानो बच्चों अगर हमारे पास एक वेक्टर है a यहाँ पर जिसका एंगल है ये a, इसी प्रकार एक वेक्टर है b यहाँ पर इसका भी एंगल कितना a, तो इसको कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा a cos थीटा और यहाँ जाएगा a sin थीटा और इधर भी क्या आएगा b cos थीटा और इधर क्या जाएगा बच्चों b sin थीटा। नीचे कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा, नीचे टूटने के लिए इस क्वाड्रेंट में एक और होना चाहिए था, मान लो c, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों c sin थीटा और इसी डायरेक्शन में क्या आएगा c cos थीटा, क्योंकि जहाँ एंगल बनता हुआ cos थीटा जहाँ नहीं बनता हुआ sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, ट्राई करके देखते जा कि इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करके मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर था a, ठीक है, और एक वेक्टर था बच्चों b। इन्हीं वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो क्या था बच्चों थीटा। तो मुझे इसका r का जो करना पता क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना। तो r कहां से जाएगा बच्चों कि यहीं से जाएगा क्या r वेक्टर। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, r वो वाला नहीं निकालना। तो r जो वेक्टर फॉर्म था वो तो ये था, डायरेक्ट मिल गया, लेकिन मुझे निकालना है क्या इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करा बच्चों मैंने, देखो यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, वो ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, कितना बच्चों 90 डिग्री। ये b है तो ये भी कितना होगा बच्चों b, ये थीटा है पूरा तो ये भी कितना होगा बच्चों थीटा। मैंने बताया जहां एंगल बनता हुआ क्या आता बच्चों cos थीटा और जहां नहीं बनता हुआ क्या आता बच्चों sin थीटा। अब तुम खुद देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल बना हमारे पास नया प्यारा सा नन्ना सा, ये तो r है, ये पूरा क्या जाएगा a प्लस b cos थीटा। अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो मतलब वेक्टर की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ सारे सबके। तो r जो होगा r स्क्वायर बराबर क्या जाएगा बच्चों a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या मैंने यहाँ पाइथागोरस लगा दी बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो जरा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल दो तुम चाहो तो अच्छे से, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है बच्चों हमारे पास b स्क्वायर। क्या बचेगा बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो हो गया 1, फिर क्या बचेगा 2ab cos थीटा का रूट। क्या r की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों? अच्छा मैंने ये प्रूफ क्यों करवाया है बच्चों, इसका कारण है तुमने वेक्टर पढ़ा था 11th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर से पहले पढ़ा होगा या फर्स्ट चैप्टर की काइनेमेटिक्स या फिर सरल रेखा में गति जब तुमने पढ़ी होगी तब कुल मिला के बहुत स्टार्ट में पढ़ा था। जब बहुत स्टार्ट में पढ़ा लेकिन कंसेप्ट तो अभी भी यूज होगा, तो बहुत स्टार्ट में तुमने यही चीज पढ़ी थी लेकिन तुम्हारे दिमाग में ब्लिंक नहीं कर रही होगी। लेकिन अब मैंने तुम्हें सारा समझा दिया, इसका मतलब ये दिमाग में आ चुका है, पहले भी पढ़ चुके हो तो अभी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला मिला है r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन ये वापस इसलिए बताई गई ताकि वो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि तुम बन चुके थे बच्चों क्या गजनी। लेकिन गजनी में तो क्या होता था जल्दी याददाश्त चली जाती थी और तुम्हारी उससे भी जल्दी चली जाती है। ये उतारा नहीं उतारा, उतार लेते मेरे क्या। तो हमारे पास r स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट देख लेना बच्चों ना, याद होने के हिसाब से। अगर a और b के बीच में एंगल आ जाए बच्चों कितना 30 डिग्री, a और b के बीच में एंगल कितना आ जाए बच्चों 30 डिग्री, तो r स्क्वायर बराबर क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 30, मतलब रूट 3/2 चौथा काटा किसी कर लो, छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैंने ये बोल दिया कि a और b वेक्टर जो है वो दोनों क्या है बच्चों सेम है, इसका मतलब यहाँ पर भी a मान लो और यहाँ पर भी क्या मान लो बच्चों a, और दोनों के बीच में एंगल मान लो बच्चों थीटा है ना। तो जो r होगा वो a स्क्वायर प्लस 2aa cos थीटा। तो क्या बचेगा बच्चों a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर क्या जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज और बता देता हूँ बच्चों, क्या कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रखी, वहां पर एडवांस फॉर्मूले वाला एक लेक्चर डाल रखा है, और एडवांस फॉर्मूले लेक्चर में मैंने यहाँ पर ये चीज बता रखी, जब भी 1 प्लस cos थीटा दिख जाता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखोगे इसको तुम, तो क्या बनेगा बच्चों 2a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ से 2 से 2 काट मत देना बच्चों, ये एंगल है याद रखना, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या चल रहा है r स्क्वायर है ना, r से ये स्क्वायर रूट r स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या,
अब सारे स्क्वायर में तो क्या बचेगा बच्चों, 2a cos θ/2। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया सर, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तुम्हारे मन में कि ये फॉर्मूला बताया क्यों, या फिर मैंने इतनी सारी रामायण क्यों करी, कहाँ यूज आएगी बच्चों। न्यूमेरिकल को झट से करेंगे इनसे, है ना, ये जितने भी न्यूमेरिकल आप पढ़ने वाले हैं उनको झट से करेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। यूज करना सिखाऊंगा, पहले ये सारा उतारो, ठीक है। और मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ यूज करने के हिसाब से कि r बराबर क्या यूज करेंगे, 2a cos θ/2, ठीक है। उतारो बच्चों, ये कंफ्यूज मत होना कि क्यों कर रहे हैं सब, अभी पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं सब, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। आइसोसेलेस सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है ना, इक्विलैटरल, स्पेलिंग आती मेरे को। इक्विलैटरल मतलब क्या होगा कि तीनों की साइड मैंने बोल रखी ए ए ए, और सबके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 60 बताने की जरूरत नहीं थी, अपन को पता होना चाहिए। क्या बोल रखा है कि सभी कोनों पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और सबका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। मतलब तीनों कोनों पर अलग अलग, तीनों कोनों पर चार्ज जो है वो क्यू मैग्नीट्यूड के है ना, सबका परिमाण क्या है बच्चों, सेम है। अपन को क्या निकालना है कि यहाँ पर जो ए बी और सी शीट्स दे रखे, तो सी शीट्स पर लगने वाले नेट कूलम बल का मान निकालना है ना, कि तुल्य कूलम बल का मान इस सी वर्टेक्स पे कितना होगा, सी शीट्स पे कितना होगा। चलो देखते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस क्यू की, तो इस क्यू पर ज्यादा गौर करो कि इसको किस किस चार्ज की वजह से फील हो पा रहा है, कि इसको किस किस चार्ज की वजह से फील हो पा रहा है कि यहाँ पर मुझे कौन कौन परेशान करेगा। तो ये चार्ज है, एक तो इस चार्ज की वजह से दूर भागेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और ये चार्ज इस चार्ज की वजह से भी दूर भागेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो क्यू चार्ज है, इसमें एक तो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, वो किधर लग रहा है बच्चों, क्या इसी डायरेक्शन में लग रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपन बात कर लेंगे कि यहाँ पर सी पर ए द्वारा एक फोर्स लग रहा है, फिर बी से सी पर भी लग रहा है कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अपन बोलेंगे बी से सी पर बी द्वारा भी फोर्स लग रहा है, और इसको क्यों नाम दे दो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? लेकिन अपन को निकालना नेट फोर्स कितना लग रहा है, रिजल्टेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, क्या 60 डिग्री की होगा क्या बच्चों, देख लो शीर्ष अभी में कोण। अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकालो पहले तो जब मैं एफ सी ए की बात करूंगा, तो सी ए का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये ए था, यहाँ पर ये सी था, दोनों पर चार्ज क्यू क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ए, तो एफ ए सी का मान के Q1 Q2 अपॉन आर, उसको तो के, Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों, a स्क्वायर, तो एफ ए सी का मान क्या आ गया बच्चों, के Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसी प्रकार एफ बी सी का मान भी निकाल लो बच्चों, या सी भी बोलो क्योंकि सी पर बी द्वारा फोर्स लग रहा है ना, तो एफ सी बी का मान क्या होगा बच्चों, क्या मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही लिख दूं क्या, देख लो बच्चों क्या सही है क्या मेरी बात। ये सारी चीज कॉपी कर लेना, और क्या बस यहाँ पर ए सी की जगह क्या लिख देना बच्चों, बी और सी, दोनों की वैल्यू क्या सेम ही मिलेगी लगभग। मतलब इसको भी तुम नाम दे दो एफ, और इसको भी क्या नाम दे दो बच्चों, एफ। तो हमारे पास जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा कि ये भी एफ है और ये भी क्या है बच्चों एफ, और सबके बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में 60 डिग्री, और ये क्या है, क्यू चार्ज है। कौन से पॉइंट पर है बच्चों, सी पॉइंट पर है। अब यहाँ पर दो फोर्स है, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों, 60। ओ माय गॉड्स, क्या मेरी बात समझ में है क्या? अब इसके लिए तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों की, जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 60। क्या मेरी बात समझ में है क्या? और फिर अंडर रूट लगा दो। अब तुम इस पूरे को सॉल्व करो, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। क्या मेरी बात समझ में है क्या? मतलब तुम यहाँ पर एफ 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 सबकी वैल्यू रखने जाओगे, और या फिर इधर डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2, a का मान कितना बच्चों f, और cos θ/2 मतलब 60/2, तो आंसर क्या आएगा 2f cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3f, और f की वैल्यू कितनी थी बच्चों, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये बच्चों आंसर मिला बच्चों कि सी पॉइंट पर कितना नेट फोर्स लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छे से उतारना है इसको, ठीक है, उतारो, पहले कॉपी करो। देखो बच्चों, तुम सोच रहे होंगे कि सर अपन ने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करे, लेकिन वहां पर अपन ने 2 चार्ज से ज्यादा की बात नहीं करी, तो ये आप 3 चार्ज कैसे लेके आ गए? तो यहाँ अब कुछ नया कंसेप्ट बताने वाला, वो क्या है बच्चों, देखना जरा, ये सारा उतारो,
अच्छा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ ना एक के अंदर, तो डरने की बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, एक चार्ज लिखा है Q1 और इसके संपर्क में दूसरा चार्ज था Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था। एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था। अब ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी प्रकार क्या हुआ कि एक ट्रेजेडी हो गई, यहां पर एक दूसरा चार्ज भी आ गया बच्चों, Q3। Q1 के पास में कौन आ गया बच्चों, एक और चार्ज आ गया। तो क्या Q3 के आने पर Q1 के नेचर में कुछ चेंज आएगा? क्या नेचर में चेंज आने का मतलब क्या हुआ कि क्या Q1 Q2 से किसी प्रकार का बदलाव दिख रहा है? क्या क्वेश्चन ये उठता है कि Q3 चार्ज अगर नया आ गया इनके संपर्क में, तो क्या Q2 पर किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो सोचो बच्चा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, होना चाहिए चेंज या नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है बिल्कुल नहीं, कि यहां पर जो Q1 का Q2 के बीच में जो संबंध था, जो फोर्स दोनों के बीच में लग रहा था, वो लगता रहेगा, लेकिन Q3 के आने पर वो चेंज होगा नहीं। हाँ, ये जरूर होगा कि ये जो Q1 है वो Q3 के साथ भी क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम्ब फोर्स बताने लग जाएगा। मतलब ये Q1 जो है वो इसके साथ डिवोर्स नहीं लेगा, वो इसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे वो पहले कर रहा था, व्यवहार में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये Q1 जो है वो Q3 के साथ भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेशन में आ जाएगा। मतलब ये Q1 जो है वो Q3 के साथ भी क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स बताने लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग चार्ज के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ अनदर थर्ड चार्ज। मतलब किसी तीसरे चार्ज को लाने पर या किसी तीसरे आवेश को लाने पर उन दोनों के बीच में किसी प्रकार के बल में बदलाव नहीं होता है। तो अपन यहाँ एक लाइन लिखते हैं बच्चों, फोर्स बिटवीन टू चार्ज remains unchanged in the presence of third charge। किसी तीसरे आवेश के आने पर पहले के जो दोनों आवेश थे उनके बीच में लगने वाला जो बल था वो remains unchanged, मतलब किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताया कि ये जो Q था, ये जो Q था, ये जो Q था, तो इस Q पर जो बल लगेगा ना वो इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसे कहते हैं बच्चों सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं बच्चों, अध्यारोपण। तो अपना जो टॉपिक आता है वो क्या है बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, है ना। अपना टॉपिक क्या था बच्चों, सुपरपोजिशन। उतारो बच्चों ये पहले तो। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक डेफिनेशन लिख रखी है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब हो गया बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि when a number of charges are interacting the total force, मतलब दो अलग, मतलब किसी भी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट हो जाए, किसी भी एक चार्ज पर क्या हो जाए बच्चों, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं कि यहां पर मान लेते हैं कि ये Q चार्ज है और यहां पर बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 और ऐसे कितने बच्चों, Qn चार्ज आ जाए। तो इन when a number of charges are interacting, मतलब बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, एक चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा ना इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, जो कि इन सबके द्वारा जो बल लगने वाला है वो इन सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सदिश योग मतलब फोर्स 1 पर जो लगेगा, या फिर फोर्स मान लो इसको F, किसके बराबर होगा, F0 पर 1 द्वारा लगने वाला फोर्स, F0 पर 2 द्वारा लगने वाला फोर्स, F0 पर 3 द्वारा लगने वाला फोर्स, F0 पर 4 द्वारा लगने वाला फोर्स, और लास्ट में क्या आएगा, F0 पर n द्वारा लगने वाला फोर्स। ये वेक्टर सम हो गया बच्चों, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी एक चार्ज पर अन्य एक, दो या दो से अधिक आवेश, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो किसी एक आवेश पर अन्य दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा लगने वाला जो कूलम्ब बल होगा वो
प्रत्येक के द्वारा लगने वाले कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब इस पर जो कूलाम बल का मान होगा ना F, वो प्रत्येक द्वारा लगने वाला कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसी प्रकार अगर केवल दो चार्ज आ जाए तो क्या होगा, ये उतारो बच्चों ऐसा वैसा। यहाँ पर मैं लिख दूं बच्चों कि ये वेक्टर जो है वो r नॉट कहलाएगा और इससे अपन क्या बोलेंगे r1 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ ना तो अपन क्या बोलेंगे r01 वेक्टर, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए जरा क्या है कि अगर ऐसा हो जाए Q1 Q2 Q0 है ना, ये तीन अलग अलग वेक्टर्स आ गए ना, तो इससे अपन बोलेंगे R1 वेक्टर, इसे बोलोगे तुम R2 वेक्टर, और इसके क्या बोलोगे बच्चों R0 वेक्टर। तो F पर जो Q0 पर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो क्या लगेगा, F बराबर F0 पर 1 द्वारा फोर्स और F0 पर 2 द्वारा फोर्स। सही है, और F0 पर 1 द्वारा फोर्स क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन R 0 1 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के और 0 1 का कैप लगा दूंगा कैसे। इसी प्रकार K यहाँ पर Q0 और Q1 लिखो, और यहाँ पर Q0 और Q2 और R02 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 02 का कैप लग जाएगा क्या। ये इसका सुपरपोजिशन के दो चार्जेस के लिए हो गया ना। देखेंगे बच्चे दो चार क्वेश्चन और क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है कि वही एक संभव त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबकी साइड कितनी बच्चों, मैंने 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, इस पर 1 कूलम का फोर्स लग रहा है, इस पर 2 कूलम का फोर्स लग रहा है और इस पर 3 कूलम का फोर्स लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इस पर जो लगने वाला, या फिर हाँ चलो इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो बताओ। तो अपन क्या बोलेंगे कि इनके नाम दे दो वर्टेक्स A B और C। तो F A पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, F A C द्वारा फोर्स लग रहा है और F A B द्वारा जो फोर्स लग रहा है, तो F A C द्वारा फोर्स कितना लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब तुम इतना ना करके अलग अलग निकालने चल जाओ बोले AC के लिए, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, चाहो तो वेक्टर में लिखो चाहे वेक्टर में ना लिखो, है ना। तो K Q1 का मान कितना है 1, Q2 का मान कितना है 2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2K। और F A B निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तब भी क्या आएगा K 1 into 3 क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि दूसरा चार्ज कितना 3 कूलम और बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 3K। अच्छा सुनना मेरी बात कि यहाँ पर मैंने कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा है, लेकिन है तो सही है वेक्टर के अकॉर्डिंग, है ना, ये वेक्टर के अकॉर्डिंग है ना, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आएगा, दोनों के बीच में जो FAC द्वारा जो फोर्स लग रहा है और FAB द्वारा जो फोर्स लग रहा है, तो उसका नाम दे दो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos 60, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों 60 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब तुम चाहो तो वैल्यू रख दो 2K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2K 3K और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 4K का स्क्वायर 3 9K का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6K का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा 4 और 9 6 जो तो कितना आ जाएगा 19K का स्क्वायर का रूट, तो आंसर क्या आएगा रूट 19K न्यूटन। ये अपना रिजल्टेंट फोर्स मिला बच्चों उस पे। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल मैग्नीट्यूड की, लेकिन कुछ नई नई चीजें और बताना चाहूंगा, है ना। नई नई चीजें क्या है बच्चों, देखना जरा, ये उतारते रहना कि डायरेक्शन में निकालने को, क्या निकालने बच्चों डायरेक्शन जरा देखना कैसे कि अगर ऐसा होता ये Q है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, मुझे इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पर वो निकालना है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, ये इसको दूर फेंकेगा, तो मैंने इसकी डायरेक्शन ये लिख दी, और ये इसको पास बुलाएगा तो इसकी डायरेक्शन मैंने क्या लिख दी बच्चों यहाँ लिख दी। तो जो Q पर फोर्स लग रहा है एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, तो देखा जाए तो बच्चों क्या है बच्चों ये कि ये जो है एंगल ये 60 था, तो ये 30 में टूटेगा, ये भी 30 में टूटेगा, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 30 में। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अब सुनना, ये पूरा 90 था ये 30 था, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो F का मान दोनों पर चार्ज कितना है, क्यों एक है, तो तुम चाहो तो F निकालो K
क्यू क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस ए ए ए ए ए ए ए ए स्क्वायर, तो एफ का मान के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर भी एफ का मान के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आया, लेकिन बीच में एंगल कितना 120 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, डायरेक्ट लगा दोगे क्या, तो आर बराबर आएगा 2f cos थीटा बाई 2, तो 2f का मान क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 120 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल 60 बचेगा, तो ये दो रखो, तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू √3/2, तो आंसर निकालो बच्चों 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, √3/2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में है क्या, मतलब एक चीज पता चल रही है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही मिलेगा, चाहे नेगेटिव कर दो चाहे पॉजिटिव कर दो, कुछ भी कर दो, पहले भी यही मिला था बच्चों और अभी भी यही मिला है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, ओहो थोड़ी सी गड़बड़ी तो नहीं होगी अपन से, 1/2 आएगा शायद, तो आंसर क्या मिला के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब हमें क्या मिला बच्चों आंसर कि यहाँ पर जो क्यू चार्ज है इस पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनके नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन से चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां हमें पता चलता है कि बॉडी कहां जाने वाली, सॉरी चार्ज कहां जाने वाला है, अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्जन लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आएगा, और क्वेश्चन लेना इसका बच्चों उतारते जाओ। ये बच्चों मैंने एक वर्ग बनाया हुआ है स्क्वायर, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा अपन को कि यहाँ पर इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो निकालो, है ना, इसके नाम देते ना बच्चों कि ये ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये सी है और ये डी पर है, तो सी पर अपन को नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स की वजह से देखना जरा कि ये इसकी वजह से क्या नीचे जाने वाला है क्या, बिल्कुल हाँ, क्या ये इसकी वजह से इधर जाने वाला है क्या, बिल्कुल हाँ, क्या ये इसकी वजह से इधर जाने वाला है क्या, अरे हाँ कि ना, सोचो जरा सोचो, अरे बच्चों हाँ कि ना, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये इधर इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगा, तो अब सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को, है ना, तो एफ सी पर सबसे पहले बी द्वारा लगा लो फोर्स, सी पर बी द्वारा फोर्स, तो क्या आएगा के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी प्रकार एफ सी पर डी द्वारा जो फोर्स लगेगा सी से डी, तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी प्रकार यहां से यहां की डिस्टेंस भी चाहिए अपन को, तो बच्चों ये ए है ये ए है, तो क्या इसको √2a लिख सकते हो क्या, कैसे पता चला, यहां पर आओ, ये ए है ये ए है, तो पाइथागोरस लगा दो, ए का स्क्वायर का रूट, तो क्या आएगा बच्चों 2a स्क्वायर का रूट, तो आंसर आएगा √2a। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, अब सुनना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो मैं बोलूंगा CA, तो मतलब C पर A द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है K Q Q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या आएगा K Q स्क्वायर 2a स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई। अब तुमने यहाँ पर चीज नोटिस करी होगी कि ये जो फोर्स था उसको नाम दे दिया तुमने के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, तो ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन ये दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपन को इन दोनों के बीच में ही क्या करना बच्चों, रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट जो मिलेगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है क्या बच्चों, देखो जरा r का जो मान मिलेगा वो 2a cos थीटा बाई 2 के हिसाब से निकाल लो, तो 2a का मान कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहां से उठाया बच्चों, मैंने यहीं से उठाया, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा cos 90/2 मतलब 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और cos 90/2 मतलब 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1/√2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट भी यही मिला है कि इसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों 90 डिग्री था, तो कहां से जाएगा रिजल्टेंट दोनों के बीच में से, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर जो पहले से चल रहा था, प्लस इसी में ये भी जुड़ जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चाहो तो 1/2 प्लस √2 ऐसे करके लिख दो, नहीं तो आंसर यहीं पर खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, मतलब ऐसा डायग्रामिकल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करेंगे, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, उतारते जाओ इसको और देखते भी जाओ साथ साथ। हाँ थोड़ा मैं लिख कम रहा हूं, लेकिन लिखने का तरीका तुम्हारा सबका अपना अपना होगा ना, तुम अपने नोट्स को कैसे बनाते हो वो तुम्हारे पे डिपेंड होता है। मैंने तुम्हें पहले भी सिखा रखा बच्चों ना, जैसे मेरे जो पुराने बच्चे हैं जो कोचिंग के बच्चे हैं उनको बता रखा है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, अपने श्रद्धा के अनुसार अपने कंसेप्ट क्या क्या मांगते हैं उस हिसाब से नोट्स बनाता है। किसी को लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे समझ में आ जाता है, और किसी को बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत पड़ती है। हरी बात ना, उतारते जाओ ये। हाँ तो बच्चे क्या लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लेके आए,
चेंज कैसे लेके आए कि मान लेते हैं कि ये Q आ जाए, ये Q और ये Q, तो यहां पर इसकी जगह मैंने लिख दिया है माइनस का Q। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? तुम सोच रहे होगे सर बार बार आप यही क्यों ले रहे हो? कुछ भी ले सकते हो बच्चों, तुम कुछ भी। ये माइनस Q यहाँ ट्रांसफर कर दे, क्योंकि चारों तरफ से देखो तो हर कोने पे सेम ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो नेट फोर्स की बात करो तो यहाँ पर ये जो Q चार्ज है उस पर एक ऊपर की तरफ से तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है क्या? तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन वाला, एक ये इसको रिपल कर रहा है कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, और ये क्या कर रहा है इसको √2a ना, ये सारा ये इसको क्या कर रहा है, रिपल करेगा। तो यहाँ पर ये फोर्स, ये तीन अलग अलग फोर्स मिल गए क्या? अब तुम्हें पता चल गया होगा बच्चों कि ये दोनों तो क्या है 90 डिग्री पर है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कब कैसे डील करेंगे? तो यहाँ के लिए तुम यूज करोगे बच्चों कंपोनेंट्स। क्या यूज करोगे बच्चों? कंपोनेंट। मैंने इसको नाम दे दिया F, इसको नाम दे दिया F। ये F नहीं था, ये F की अपॉन में शायद 2 का डिवाइड हुआ होगा इसमें ना। तो यहाँ पर ये जो एंगल, ये जो फोर्स मिला है F/2 मिला, तो इसको एंगल नाम दे दिया थीटा। तो जहां एंगल बनता वहां क्या आता है F/2 cos थीटा, और जहां नहीं बनता वहां क्या आता है F/2 sin थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है बच्चों कि K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर। तो क्या आएगा KQ² / 2a²। और अगर मैंने KQ² को F माना तो /2 हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है क्या, देखा जाए तो क्या 30 डिग्री है ना, तो ये cos 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों sin 30। डायग्रामिकल देखो, यहाँ पर पहले से एक F चल रहा था, एक और आ गया बच्चों F/2 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों √3/2, और यहाँ पर एक चल रहा है F, और यहाँ पर क्या चल रहा है F/2 sin 31/2। फिर और अच्छे से सोल्व करना चाहोगे तो क्या बनेगा, ये हो गया F, और ये क्या हो जाएगा बच्चों F/4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा F प्लस √3/4F। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बस तुम्हें क्या लिखना है कि x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है F कॉमन ले लो 1 प्लस √3/4, और y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो लिख दो तुम F माइनस F/4, तो 3F/4 लिख देना बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव मानना नीचे वाला नेगेटिव मानना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। इन दोनों को तुम चाहो तो टोटल फोर्स लिखोगे F बराबर Fxi और Fyj, सही है क्या। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें पता है बच्चों क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल देता हूं बच्चों तुम्हारे लिए होमवर्क पे, तुम करना और मुझे व्हाट्सएप पे उनके सॉल्यूशंस भेजना। डाउटफुल होंगे तो मैं उनके सॉल्यूशन चेक करके बताऊंगा कि सही है या गलत है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे देखना जरा। Q Q Q 60 डिग्री है, यहाँ पर इसकी जगह मैंने लिख दिया है BB। एक क्वेश्चन ये वाला करना है, ठीक है। और नेट फोर्स किस पे निकालना बच्चों, इस पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। इस पर नेट फोर्स निकालना है, क्या निकलेगा, ठीक है। फिर इस पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। इसी पे निकालना है सब में, इस पर और इसमें क्या करना है बच्चों, अगर मैं यहां पर एक और चार्ज ले आऊं तो इस पर कैसा लगेगा फोर्स, ये देखना अपन को ना। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो ये इसको रिपल करेगा, अरे हाँ कि ना, और ये इसको भी रिपल करेगा किधर, ये इसको रिपल करेगा इधर, और ये इसको रिपल करेगा। अब कितने अमाउंट में करेगा, सब पर चार्ज क्यों है तो मतलब इक्वल अमाउंट में, मतलब ये बॉडी जितना इधर जा रही है उतना उधर भी जा रही है क्या, और जितना इधर आ रही है उतना इधर। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम आ गई। क्या आ गई बच्चों, ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, साम्यावस्था। और साम्यावस्था का मतलब क्या हो गया कि इस पर किसी प्रकार का फोर्स जो भी है नेट फोर्स वो क्या है बच्चों, टोटल 0 है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, नेट फोर्स 0 कब नहीं होगा, कब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, वो चीज क्या होगी, अगर मैंने यहाँ Q चार्ज लिखा जिसमें यहाँ -Q लिख दिया और यहाँ -Q लिख दिया और यहाँ Q लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया, तो
इसकी वजह से ये खींच रहा है और इसकी वजह से ये धकेल भी रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए क्या? इसकी वजह से ये इसको धकेल रहा है और इसकी वजह से ये इसको खींच भी रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब टोटल फोर्स ये QQ है, ये भी QQ है, तो यहाँ पर टोटल क्या जाएगा 2F फोर्स और यहाँ पर भी टोटल क्या जाएगा 2F फोर्स। दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री होगा बच्चों। बस हो गया काम, 90 डिग्री। तो मतलब cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर। अभी जो मैंने ऊपर वाला लिख रखा था ना, क्या था 2A cos थीटा बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है, ये तुम करके देखना और मुझे बताना बच्चों। तुम्हारी बुक में या कोई भी रेफरेंस राइटर की बुक तुम फॉलो करो, उसमें से भी क्वेश्चन देखना ऐसे डायग्रामिकली, और मुझे बताना सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ गए तुम्हें अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, देखना जरा कैसा है क्वेश्चन। की ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस है। ऐसे ऐसे करके मैंने कितना ले लिया बच्चों 10 मीटर की डिस्टेंस पर ले लिया ना टोटल। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है Q केवल, है ना, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है बच्चों Q, यहाँ पर है बच्चों 4Q, यहाँ पर मान लेते हैं 9Q, यहाँ पर मान लेते हैं 16Q, यहाँ पर 25Q और यहाँ पर कितना मान लेता हूँ बच्चों में 100Q चार्ज है। तो हमें पता लगाना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस O पर, FO पर। तो अपन बोलेंगे कि FO पर जो नेट फोर्स लगेगा, FO पर 1 द्वारा जो फोर्स लग रहा है, 2 द्वारा जो लग रहा है, 3 द्वारा जो लग रहा है और लास्ट में क्या आएगा F 10 द्वारा जो लग रहा है, ऐसा मान लो तुम। ठीक है, तो अपन को इंडिविजुअल एक एक का फोर्स निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, F01 बोलूं मैं इसको, तो F01 का फोर्स आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना है 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों K Q स्क्वायर अपॉन 1, मतलब क्या आएगा K Q स्क्वायर। इसी प्रकार F02 निकालोगे तो क्या आएगा K 2Q का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब क्या ये भी KQ स्क्वायर आएगा क्या, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल। F03 पर क्या आएगा बच्चों, इसमें भी K 3Q का स्क्वायर, सॉरी कुछ गड़बड़ी मैंने कर दी है ना, वो गड़बड़ी क्या है बच्चों देखना जरा, जल्दबाजी में हो गया। K Q और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 4Q और नीचे क्या जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 से कटेगा तो क्या आ जाएगा KQ स्क्वायर। F03 पर निकालोगे तो KQ और यहाँ पर क्या जाएगा 9Q अपॉन में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा KQ स्क्वायर। ऐसे ऐसे करके 0 की बात करोगे, मतलब 10 पर जो लग रहा है वो KQ 100Q अपॉन 10 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों KQ स्क्वायर। तो टोटल जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F नॉट पर जो नेट फोर्स निकल रहा है वो कितना निकल रहा है बच्चों, वेक्टर हटा देता हूं, KQ स्क्वायर और डेड डैश KQ का स्क्वायर। कब तक बच्चों 10 बार, मतलब आंसर क्या आ गया 10 KQ स्क्वायर। ये टोटल नेट फोर्स निकल रहा है क्या बच्चों हमारे पास, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, इन्हीं को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, उतारते रहना बच्चों ना। मान लेते कि ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम है, ये है बच्चों 8 कूलम, ये कितना है बच्चों 27 कूलम, ये कितना है बच्चों, इसको मान लेते हैं 64 कूलम, ये 125 कूलम और ये कितना है बच्चों 1000 कूलम, मतलब कुल मिला के क्यूब है क्या। तो इन सब का लिए भी यही चीज रहेगी, सब कुछ सेम, बस चेंज क्या हो जाएगा जरा देखना, चेंज ये हो जाएगा कि F नॉट पर जो फोर्स लग रहा है, F01 पर जो फोर्स लगेगा 0-1 के बीच में, तो K 1 कूलम अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आंसर आएगा K ओनली। F02 निकालोगे तो K 1 कूलम और ये कितना है बच्चों 8 कूलम, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, मतलब 8K अपॉन 4 मतलब 2K। इसी प्रकार F03 निकालोगे तो K 1 और 27 और 3 का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर 9 या 27 3 से कट जाएगा तो 3K, तो F04 का पता चल जाएगा बच्चों 4K और F010 का मतलब क्या मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा बच्चों अपन को 10K। तो अब सुनना, ये सब चीजें ऐड की होती है, ऐड के बारे में तुम्हें बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्सन हो रहा है, मतलब ये इसकी वजह से दूर जाएगा, ये इसकी वजह से दूर जाएगा, ये इसकी वजह से भी दूर जाएगा, ये इसकी वजह से भी दूर जाएगा, मतलब ये सभी चार्ज जो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो सबको दूर फेंकेंगे तो ये इस पर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो केवल इसकी वजह से नहीं लगेगा, मैंने बताया ना बाकी सब आएंगे तो उनकी वजह से भी लगने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा F नॉट पर जो नेट फोर्स लगने वाला वो क्या हो जाएगा 1
के प्लस 2k प्लस 3k ऐसे ऐसे करके बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों 10k। k कॉमन क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डेड 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 कितना आ जाएगा बच्चों 10k। अब इन सब का जो सम आता है बच्चों 55 आता है, ये तो तुम जोड़ के देख लेना। नहीं तो मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, क्या अगर ये 10 नहीं होते ये कितने होते बच्चों n बार आ जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n, ये क्या है बच्चों नेचुरल नंबर है कि नहीं? क्या है बच्चों नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का जो सम होता है Sn का फॉर्मूला वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा के देख लो, 10 है ना ये, तो क्या आएगा 10 प्लस 1/2 मतलब 10 इंटू 11/2, तो आंसर 55 ही आने वाला बच्चों। ये फॉर्मूला कर लेना। ये है इन सबके स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर में होते n स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला होता n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये याद करने के हिसाब से। अगर यही चीज बच्चों क्यूब में होती है, मिटा लो ना, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये एग्जाम में आ चुके बच्चों क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख रहा हूं ना। और n का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूले में बस क्या होता है बच्चों स्क्वायर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? होता है इसको भी। और देखते हैं क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चेंज। ये 1 कूलम, ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, -4 कूलम, 5 कूलम, माइनस का 6 कूलम, ऐसे ऐसे करके n तक जा रहा बच्चों, ये इनफिनिटी तक मान लो है ना इसको। मतलब अगर तुम इसके विषम संख्या मानो, विषम स्थानों पर, विषम मतलब ऑड स्थानों पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर तुम सम स्थानों पर मानो मतलब इवन टर्म्स पर, तो वहां पर कौन से चार्ज है बच्चों सारे नेगेटिव चार्ज है। और किसके इक्वल है? डिस्टेंस के इक्वल ही है वो चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड है। तो इसके लिए जो फोर्स निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा जरा देखेंगे। तो यहाँ पर F नोट का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा 1 द्वारा 2 द्वारा 3 द्वारा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा क्या कब तक बच्चों इनफिनिटी तक। तो सबसे पहले 0 1 निकालोगे, 0 1 के लिए क्या आएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आएगी? तो क्या आएगा बच्चों केवल k। फिर F02 का निकालोगे तो k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, तो k माइनस का 2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो क्या आएगा माइनस का 1/2 इंटू k, तो माइनस का k/2 लिख दूं क्या। इसी प्रकार F03 निकालोगे तो k q1 q2, ये प्लस का है 3 है ना, और 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों 3k अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब k/3 आ जाएगा। एक चीज पता चल गई है कि इसका आंसर माइनस का k/4 आएगा, तो इसका आंसर k/5 आएगा। एक बार चेक करो बच्चों कैलकुलेशन करके कैसे ही क्या। इसी प्रकार अगर तुम 0 7 निकालोगे तो माइनस नहीं 6 निकालोगे ना, तो माइनस का f k/6 आएगा, और F07 निकालोगे तो k/7 आएगा। क्या यही मिलने वाला है क्या? तो इन सबको ऐड करके लिखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास कि F0 पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो आ रहा है बच्चों 1 ये सॉरी k माइनस का k/2 प्लस का k/3 माइनस का k/4 प्लस का k/5 माइनस का k/6। आहा क्या बात है सर। अब ये चीज क्या आगे नहीं, हमें इन सबका सम करना आना चाहिए। जैसे अभी निकाला थे अपन ने, तो उसमें 1 1 1 1 2 2 2 ऐसे कुछ चीजें थी, तो यहाँ पर ऐसा क्या आ गया, क्या ये कोई सीरीज बन रही है क्या? देखो बच्चों, अगर ये सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे होती, या फिर 1 + 3 + 5 + 7 ये ऐसे होती, या फिर 2 + 4 + 8 + 16 ऐसी होती, तो ये बच्चों एपी में समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ये 10th क्लास की कंसेप्ट है, लेकिन ऐसी कोई सीरीज नहीं आ रही है, ना तो ये एपी में है ना तो ये किसमें बच्चों जीपी में है। इसका मतलब ये एक श्रेणी है एचपी, लेकिन एचपी में भी नहीं, क्योंकि एक प्लस आ रहा तो एक नेगेटिव आ रहा है, एक प्लस आ रहा तो एक नेगेटिव आ रहा है। तो उसके लिए मैं एक्सपेंशन फॉर्मूला निकालना चाहता हूं बच्चों ना, मैं स्क्रीन पे दूंगा बहुत सारे एक्सपेंशन फॉर्मूले, तो उसमें से तुम्हारे सामने लिखता हूं। जैसे लिखता हूं मैं log 1 + x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - x अपॉन 1 - x, या फिर x - x² अपॉन 2 प्लस x² अपॉन x³/3 माइनस x⁴/4 फिर x⁵/5 x⁴6/6, ये फॉर्मूला होता है। अगर तुम x से 1 रख दो तो क्या आएगा log 1 + 1 बराबर 1 - 1/2 1/3 फिर 1/4 ऐसे चलता रहेगा क्या। तो इसका मतलब ये log 2 का आंसर मिला है बच्चों, ये पूरा जो भी है
बस के ही तो कॉमन लेना, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, के log 2। अब ये क्वेश्चन किसके लिए है मैं बता देता हूँ। मेडिकल में अगर ये क्वेश्चन आता तो वहां ये log 1 वाली प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, तुम इसको यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना। और जेई में ये क्वेश्चन एडवांस लेवल पर आता है तब तो वहां पर अपन को log में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन जो दिए जाएंगे वो किस में दिए जाएंगे बच्चों, log में दिए जाएंगे। ठीक है,